अमीर बहू की गरीब रसोई में रोज रोज पानी वाली दाल। दादाजी, दादी माँ, देखिए मम्मी और चाची ने कितना सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो हम लोगों की दावत हो गई है। ये बल्ले बल्ले। खा ले मेरी प्यारी बच्ची, पेट भर कर खाना खा ले। मगर बिल्कुल भी खाना बर्बाद मत करना खुशी। ठीक है माँ, नहीं करूँगी। सब लोग खाना शुरू करते हैं। सबकी थाली में दाल मखनी, मटर पनीर जैसी शाही सब्जियां हैं, जिसे देखकर नंदलाल भावुक होकर बोलते हैं, हम सबको हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, जो हमारे परिवार के खाने के लिए थाली में इतना कुछ दिया है। एक वो दिन था जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमारे परिवार को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते थे। टूटे फूटे मकान के अंदर गरीब नंदलाल का पूरा परिवार बैठा है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है। 9 महीने की गर्भवती बहू कविता रोटियां बना रही है। बाकी ससुराल वाले एक लाइन से खाने बैठे हैं। सबके आगे एक कटोरी में पानी वाली दाल रखी है। ससुर दुख भरे मन से दाल में रोटी डुबोकर खा रहे थे। सूरत पर एक झूठी मुस्कुराहट है। दुख लाचारी को छुपाते हुए नंदलाल बोलते हैं, अरे भाई, तुम लोग मेरी सूरत को क्यों निहार रहे हो? खाना खाओ। देखो तो कविता बहू कितनी नरम नरम रोटी बना रही है। गरम गरम रोटी दाल के साथ खाने का स्वाद अलग है। बड़े लोग घर की मजबूरी से वाकिफ हैं, इसीलिए बाकी सब भी खाने लगते हैं। लेकिन बच्ची खुशी पानी वाली दाल को देखकर मुंह बना लेती है। उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। क्या माँ, तुम डेली डेली ये पानी वाली दाल क्यों बनाती हो? मुझे ये दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में कभी भी कोई अच्छी सब्जी नहीं बनती। पता है, रूही की मम्मा उसे रोज स्कूल की टिफिन में कभी पालक पनीर, कभी शाही पनीर जैसी सब्जी देती है। तुम भी कभी बना दो ना ये मेरे लिए माँ। बेचारी नन्ही सी बच्ची का दिल तरसता देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखें भीग जाती हैं और अंदर अंदर घर के मुखिया नंदलाल खुद को कोसने लगते हैं। हे भगवान, इतनी गरीबी भरा मंजर दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले। हम लोग तो किसी तरह दिल मार कर ये पानी वाली दाल रोटी खा भी लेते हैं, मगर ये छोटी सी बच्ची, इसकी भी इच्छाओं को मारना पड़ता है। जाने भगवान हमारे घर की गरीबी भरे हालातों को कब बदलेगा। आज ही सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। बस शायद इस पानी वाली दाल और 2 वक्त की रोटी के अलावा हमारी किस्मत में कुछ अलग खाना लिखा ही नहीं है। पूरा परिवार अफसोस करता हुआ खाकर सो जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक गरीब परिवार जिसमें कमाने वाले 2 और खाने वाले 10 हों, ऐसे में घर का गुजारा चलाना कितना कठिन होता है। नंदलाल जी के परिवार के हालात भी कुछ ऐसे ही खराब थे। किसी तरह सभी सदस्यों को राशन मिल से जो चावल, गेहूं और दाल मिलता, उसी में महीने भर गृहस्थी चलानी पड़ती थी। एक रात खाने के वक्त, कविता भाभी, आज तो आपने दाल बहुत ही ज्यादा पतली पानी वाली कर दी है और इतनी कम भी बनाई है। सब लोग इतने में खा भी नहीं पाएंगे। जरा धीरे बोलो पीहू, सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। वो दाल थोड़ी ही बची थी, तुम बाबूजी अपने दोनों भैया की थाली में डाल देना। फिर भाभी आप कैसे खाएंगी? आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे में आपको जूस, फल, फ्रूट या ताकत मिलने वाली कोई चीज नहीं मिल रही और 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं नसीब होगी। कितनी गरीबी है हमारे घर में। अरे मेरी प्यारी ननद, मेरी इतनी चिंता मत करो। अभी घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और मेरा क्या है, नमक रोटी भी खा लूंगी। कल राशन मिल जाना है, दोबारा दाल मिल जाएगी। अगले दिन देवर निखिल दौड़ कर आता है। कविता भाभी, शालू माँ, ओ माँ, जल्दी से बोरी लेकर आ जाओ, राशन बट रहा है सरकारी दफ्तर में। हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो सब लोग जल्दी से। बेचारे ससुराल वाले भागे भागे राशन दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पहले से लंबी लाइन लग चुकी थी। हे भगवान, आज तो ये सरकारी आदमी राशन बांटने में बड़ी देर लगा रहा है। ये नहीं कि थोड़ा जल्दी कर दे, गरीब लोगों को काम धंधे पर भी जाना होता है। माँ जी, मुझे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पेट भी खींच रहा है। पूरा महीना है कविता बहू, ऐसे हालातों में आराम करते हैं, लेकिन हम गरीबों की मजबूरी पेट के लिए यहाँ खींच कर लाई है। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह खड़ी हो जाती हूँ। नहीं अम्मा, अगर लाइन से हट गई तो राशन नहीं मिलेगा, मैं ठीक हूँ। एक तरफ जहाँ गरीब ससुराल वाले मुसीबत उठाकर थोड़ा अनाज पाते हैं, वहीं बड़े से आलीशान बंगले में रागिनी के आगे मेज पर शाही दावत सजी हुई है।
खाने में मटर पनीर, शाही पनीर जैसी सब्जी रखी है, बटर वाली दाल मखनी है। तभी पिता अनंत कहते हैं, व्हाट्स द मैटर रागिनी? बेटा खाना कब से तुम्हारे सामने सर्व किया हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये लो, ये दाल मखनी टेस्ट करो, बहुत ही टेस्टी बनी है। नो डैडी, ये डेली डेली दाल मखनी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। जस्ट नॉट अ बिग डील बेटा, देखो तुम्हारे पास और भी कितने सारे ऑप्शन हैं, मटर पनीर खा लो। नो डैडी, ये मटर पनीर कितना मेसी मेसी लग रहा है, आज मैं मटर मशरूम खाऊंगी। रागिनी अनंत सचदेवा की इकलौती बेटी थी, जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला था। निखिल के घर की गरीब हालातों से अनजान रागिनी उसे प्यार कर बैठी थी, पर क्या वो अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी? निखिल रागिनी से शादी करके अपने परिवार में ले आता है, जहां वो पहली रसोई का खाना बनाने के लिए बेसब्री से पूछती है, कविता भाभी, खाने में क्या क्या बनाना है? मतलब आप सब लोगों को क्या क्या खाना पसंद है, बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आज मेरी पहली रसोई है ना। कविता थोड़ा उदासी से बोलती है, देखिए देवरानी जी, आपने देवर जी से शादी तो कर ली, लेकिन आप अपने ससुराल के हालातों को तो देख ही रही हैं। यहाँ आपको अपने मायके जितनी सहूलियत नहीं मिलेगी। और रही बात खाना बनाने की, तो हमारे ससुर और पति लोगों की इतनी कमाई नहीं कि हम कुछ अच्छा खाने के बारे में भी सोच सकें। इसीलिए आप सिंपल वाली पानी वाली दाल और रोटी बना दो, और कनस्तर में थोड़ा सा आटा रखा है, उसका हलवा बना देना, मीठा बनाने की रस्म हो जाएगी। ये लो, आज सबके लिए इतनी दाल बनेगी। रागिनी को शादी के पहले दिन ही समझ में आ जाता है कि उसके ससुराल में किस कदर गरीबी छाई है। वो सबके लिए पानी वाली दाल और गिनती की 2-2 रोटी बनाती है। सब लोग चुपचाप खा लेते हैं। इसी तरह दिन गुजरता है। रागिनी के गरीब ससुराल में सुबह शाम केवल पानी वाली दाल बनती है, जिससे वो बोर हो जाती है और वो मायूस होकर दिल के अंदर बोलती है, हे भगवान, ये पानी वाली दाल और सूखी सी रोटी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। अपने मायके में मैं रोजाना मटर पनीर खाती थी, बेचारे मेरे गरीब ससुराल वाले ये पानी वाली दाल कैसे खाते हैं। अमीर बहू की उतरी हुई शक्ल देखकर सास समझ आती है कि उससे पानी वाली दाल नहीं खाई जा रही है। खा लो बहू, हम सब भी इसी पानी वाली दाल से गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी है। इतने पैसे नहीं है कि इस गरीबी से ऊपर उठ सके या कोई ढंग की सब्जी बनवा सके। अपने ससुराल वालों को माफ कर देना। तुम तो महलों सी जिंदगी जीने वाली, अच्छा खाने वाली लड़की आज ये पानी वाली दाल खा रही हो। बहुत दुख दे रहे हैं ना हम तुम्हें। नहीं माँ जी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अब यही मेरा अपना घर है। ये बोलकर बेचारी अमीर बहू तरसते दिल को समझा बुझाकर पानी वाली दाल खा लेती है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में गरीबी से उभरने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन वो अपनी सास और जेठानी को ऊन से बुनाई करते देखती है। सासू माँ, जेठानी जी, आप दोनों कितना बढ़िया डिजाइन की बुनाई करती है। ये तो बस यूं ही देवरानी जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो कुछ ऊन के गोले पड़े हुए थे, तो सोचा स्वेटर बुन दे, हमारे पति पहन लेंगे। भाभी, आपको पता है ऐसे बुने स्वेटर शहरों में 1000 रुपए में बिकते हैं। मेरी एक सहेली है जो हमारे बने स्वेटर मफलर वगैरह बिकवा देगी, और घर में रहकर हम औरतें 4 पैसे कमाएंगी, तो हमें पानी वाली दाल तो नहीं खानी पड़ेगी, गृहस्थी तो अच्छे से चल पाएगी। रागिनी का सुझाव गरीब ससुराल वालों को बहुत पसंद आता है। अब घर की सभी महिलाएं दिन भर स्वेटर बुनने का काम करने लगती हैं और धीरे धीरे उसके बुने हुए स्वेटर बाजार में धुआं उड़ा देते हैं, जिससे शुरू में तो उनकी थोड़ी कमाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये छोटा सा व्यवसाय बड़ा रूप ले लेता है। और अब घर बैठे बैठे रागिनी की सास, ननद, जेठानी अच्छा कमाने लगती हैं, जिससे परिवार गरीब परिस्थितियों से उभर जाता है और पहली बार उनके घर में एक साथ 2-3 तरह की सब्जी बनकर उनकी थाली में आती है। खाने में पहली बार पानी वाली दाल ना देखकर गरीब ससुराल वालों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। अरे वाह, आज तो खाने में कितना सब कुछ है, आज तो मैं दिल भर कर खाऊंगा। हाँ, आज तो सारी सब्जियां मेरे मन पसंद की हैं। मैं तो पूरी 10-15 रोटी लपेटने वाला हूँ। पूरा परिवार जमकर खाते हैं। अपने गरीब ससुराल वालों को इतना ज्यादा खुश देखकर अमीर बहू रागिनी के चेहरे पर एक बड़ा संतोष दिख रहा था। सब लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, शुक्रिया भगवान जी ये खुशियों भरा पल देने के लिए। इसके साथ ससुराल वाले गुजरी हुई यादों से बाहर आ जाते हैं। टेबल पर मटर पनीर, दाल मखनी, चावल, रोटी और मिठाई रखी है। तभी ससुर मुस्कुराकर कहते हैं, चलो भाई सब लोग खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अंत में सब लोग खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं। अंजलि, भगवान के लिए हम पर तरस खाओ, हमें घर से मत निकालो। कम से कम ये तो देखो कि रात का समय हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं पेट से हूँ, कुछ तो तरस खाओ हम पर। जितना तरस खाना था खा लिया,
अब निकल जाओ मेरे घर से और कभी मुड़कर वापस मत आना। अब ये मेरा घर है, इस पर अब मेरा राज है। अंजलि, भगवान से डरो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अंजलि संगीता की एक नहीं सुनती और संगीता को उसके परिवार के साथ धक्के मारकर घर से निकाल देती है। संगीता की सगी देवरानी अंजलि ने उसके परिवार के साथ उसके ही घर से उसे यूं रातों रात क्यों निकाला था? आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अंजलि बहू, आराम से उतरना गाड़ी से नीचे, थोड़ा कीचड़ हो रखा है। माँ जी, आप गृह प्रवेश की तैयारी करें, मैं अंजलि को लेकर आती हूँ। अरे संगीता बहू, आरती की थाली कहाँ है? माँ जी, वो तो मेरे किचन में रखी हुई है, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता बगल में ही बने एक बड़े से घर में जाती है और किचन से आरती की थाली लेकर आती है और अब दोनों सास बहू मिलकर अंजलि का गृह प्रवेश करती हैं। भाभी, हमारा घर तो ये है ना, तो आप उस बगल वाले घर से आरती की थाली क्यों लेकर आई हो? क्या वहाँ भी कोई रहता है? अरे अंजलि बहू, वो वाला घर संगीता बहू का है और ये वाला घर तेरा है। लेकिन माँ जी, वो घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये घर कितना छोटा है, तो हम सब लोग वहाँ की बजाय यहाँ क्यों रहते हैं? कुछ सालों पहले मैंने घर का बंटवारा कर दिया था दोनों भाइयों में। मैंने बराबर जमीन बांटी थी, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने खूब मेहनत करी और अपनी मेहनत से इतना बड़ा घर खड़ा किया और उसी ने ये घर बनाया। चल अब तू जाकर आराम कर ले, मैं थोड़ी देर में तेरे कमरे में खाना भिजवाती हूँ। जे, तुम्हारी भाभी का घर तो कितना बड़ा है ना, बाहर से इतना सुंदर लग रहा था ना जाने अंदर से कितना सुंदर होगा। और ये हमारा घर देखो कितना छोटा सा है, तुम्हें यहाँ घुटन महसूस नहीं होती? अरे बाबा, घर बड़ा हो या छोटा, जरूरी है उसमें रहने वाले लोग। वैसे भी हम लोग हैं ही कितने, माँ तो भाभी के साथ ही रहती हैं, हम दोनों के लिए तो ये घर भी कितना बड़ा है। अंजलि रात भर अपनी जेठानी के उस बड़े वाले घर के बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन किसी काम के बहाने सीधा अपनी जेठानी के घर जाती है। अपनी जेठानी के महल जैसे आलीशान घर को देख अंजलि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये घर है या कोई हवेली? कितनी सुंदर है, कितने सारे कमरे हैं यहाँ, 1 2 3 4, अरे बाप रे बाप। और ये सोफा सेट कितना सुंदर है, ये झूमर भी कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है किसी महारानी के घर में आ गई हूँ मैं। अरे किस्मत हो तो मेरी जेठानी जैसी हो, कहाँ वो इतने बड़े महल में रह रही है और कहाँ मैं उस झोपड़ी जैसे घर में। अरे अंजलि, तुम यहाँ? अच्छा हुआ, मैं चाय बना रही थी, आ जाओ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अपनी जेठानी का घर कहीं ना कहीं ऐसा देख अब अंजलि के मन में अपनी जेठानी के घर को पाने की चाहत जागने लगी थी। इसलिए अंजलि आए दिन कोई ना कोई बहाना करके अपनी जेठानी के घर में आ जाया करती थी। अंजलि, तुम इस वक्त? अभी तो रात के 11 बज रहे हैं ना, सब ठीक तो है? आपको तो पता है ये काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और मुझे घर पर डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या आज रात में यहाँ सो सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है, ये तुम्हारा ही तो घर है। यहाँ से राइट हो जाना, सामने वाला बेडरूम ही तुम्हारा बेडरूम है। तुम आराम करो और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अंजलि बेडरूम में जल्दी से जाती है और मखमल जैसे बिस्तर पर लेट जाती है। कितना आराम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी रुई पर लेटी हुई हूँ। ये घर, यहाँ की हर एक चीज कितनी अच्छी है ना, अगर ये सब मेरी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब तो मैं इन सब चीजों को पाकर ही रहूंगी। अपनी जेठानी का घर छीनने के लिए अब अंजलि प्लान बनाती है और अपनी जेठानी के घर में किसी को न पाकर चुपके से घर में आ जाती है। ऊपर वाले किसी कमरे में तिजोरी देखी थी, जल्दी से ऊपर जाना होगा, कोई आ न जाए। ये रही तिजोरी, लेकिन अब इसे खोलूं कैसे? इसकी चाबी तो जेठानी के पास होगी। अंजलि अपने बालों में से पिन निकालती है और थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो तिजोरी का दरवाजा खोल ही लेती है, जिसमें संगीता ने अपने घर के पेपर संभाल के रखे होते हैं। आखिरकार मुझे पेपर्स मिल ही गए, अब इस घर को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अंजलि तिजोरी का दरवाजा बंद करती है और जल्दी से पेपर लेकर वकील को थोड़े बहुत पैसे देकर अपनी जेठानी के घर के झूठे पेपर बनवाती है, जिसमें उस घर की मालकिन संगीता नहीं बल्कि अंजलि होती है। मम्मी, आज का पालक पनीर तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, आप सुबह लंच में भी मुझे पालक पनीर देना। वैसे मम्मी, जब मेरा छोटा भाई आ जाएगा तो वो भी क्या मेरी तरह पालक पनीर खाएगा? हाँ बेटा, जरूर खाएगा। तुम उसे भी अपनी तरह हरी सब्जी खाना सिखाना, ठीक है? संगीता अपने पति, बेटी और सास के साथ बैठकर रात का खाना खा रही होती है कि तभी अचानक वहाँ उन प्रॉपर्टीज के पेपर के साथ अंजलि आती है। देखो, आज मैंने पालक पनीर बनाया है,
तुम भी खाना खा लो। खा लो, आखिरी बार इतना अच्छा खाना खा लो, न जाने फिर कब तुम्हें इतना अच्छा खाना नसीब होगा। अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जो तुम सबको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए अपना दिल थाम कर बैठो। जिस आलीशान घर में तुम लोग रह रहे हो ना, अब वो घर तुम्हारा नहीं मेरा है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रही है तू? ये घर मेरे बड़े बेटे बहू का ही है, समझी, ना कि तेरा। चिल्लाइए मत माँ जी, अगर यकीन नहीं आता तो ये पेपर देखिए। इन पेपर्स के अकॉर्डिंग इस घर की मालकिन मैं हूँ, ना कि मेरी जेठानी। तो जब ये घर मेरा है तो इस घर में भी वही लोग रहेंगे जिन्हें मैं रखना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस घर में रहें। जल्दी से अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकलिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। रात का समय था और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। संगीता 7 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन ये सब देखते हुए भी अंजलि को अपनी जेठानी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो अपनी जेठ जेठानी, उसकी बेटी और सास को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अंजलि बहू, ये जो तू कर रही है ना, ये सही नहीं कर रही है। मेरे छोटे बेटे को आ जाने दे, वही तुझे तेरी गलती की सजा देगा। जब उन्हें पता चलेगा ना कि अब वो इस छोटे से घर के साथ साथ इस बड़े घर के भी मालिक हैं, तो वो मुझे सजा नहीं बल्कि ढेर सारा प्यार करेंगे। अब आप लोग जल्दी से यहाँ से जाइए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। ठंडी ठंडी हवा के चलते सबका शरीर ठंड से कांप रहा होता है। थोड़ी दूर चलने पर उन लोगों को एक पेड़ के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है, जिसे देख वो सभी लोग उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब संगीता की हालत खराब होने लगती है और वो दर्द से करहाने लगती है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। संगीता बहू, बस थोड़ी हिम्मत रख, गया है आरव डॉक्टर को बुलाने, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ राज करूंगी, अब इस पूरे घर पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। अपनी जेठानी का घर पाकर अंजलि काफी ज्यादा खुश थी। जहां अंजलि अपनी जेठानी के घर में ऐशो आराम से रह रही थी, वहीं दूसरी तरफ संगीता बहू, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। न जाने क्यों मैं उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आई। माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपको क्या पता था कि अंजलि ऐसी निकलेगी? गर्भवती होने की वजह से ऐसी हालत में रहकर संगीता की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं अब उन्हें 2-2 रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा था। माँ, आप मेरे हिस्से की रोटी खा लो। आपके पेट में बाबू है ना, उसे भी तो भूख लगती है। आप खा लो, मैं पानी पी लूंगी। संगीता बहू, तू मेरे हिस्से की भी रोटी खा ले। तेरा इस वक्त कम खाना तेरी और तेरे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने परिवार का अपने लिए प्यार देख संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, कितना मजा आ रहा है ना इस बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठकर इतनी सारी चीज खाने में। यही होती है असली लाइफ। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और वैसे वैसे संगीता की हालत भी खराब रहने लगती है। वहीं बिजनेस ट्रिप से अब जय भी घर लौट आता है। अपनी भाभी के घर में किसी को न देखकर जय को काफी हैरानी होती है। अंजलि, भाभी, भैया, पिंकी, माँ, सब कहाँ हैं? अभी बताती हूँ, यहाँ पहले बैठ तो जाओ, अब ये तुम्हारा ही घर है। अंजलि जय को सारी चीज बताती है, जिसे सुनकर जय अंजलि को गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? तुझे क्या लगा कि जो तूने किया है उसे सुनकर मैं तुझे प्यार करूंगा, तेरी पूजा करूंगा? जय जल्दी से कार निकालता है और अपने भैया भाभी को ढूंढते हुए उनकी झोपड़ी तक पहुंच जाता है। जय संगीता के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, अंजलि की वजह से आपको क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। जय, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उठो। भैया, भाभी, माँ, पिंकी, अब आप सब जल्दी से गाड़ी में बैठिए, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। जय सभी को घर लेकर आता है। तुम अभी तक गई नहीं, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहिए, अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं बल्कि भाभी से मांगो, जो तुमने उनके साथ किया वही तुम्हें माफ करेंगी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, घर के लालच में आकर मैं रिश्तों की मर्यादा भूल गई थी। मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख संगीता उसे माफ कर देती है और अब वो दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी मनमुटाव के एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। लालच में आकर हम दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, साथ में अपनों को भी खो देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही भगवान ने हमें जितना दिया है, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजें देखकर मन में लालच नहीं करना चाहिए।